अगर आपको ये नहीं पता कि 9/11 के अटैक के बाद अमेरिका में इन्फ्लुएंजा के केसेस में बहुत तेजी से गिरावट आई, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको ये भी नहीं पता कि पिछले 36 सालों में किसी भी नए एंटीबायोटिक की खोज नहीं हुई है और जो लास्ट ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स था वो 1987 में डिस्कवर किया गया था, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको ये भी नहीं पता कि डेंगू का मच्छर शहरों में ज़्यादा और मलेरिया का मच्छर गांवों में ज़्यादा पाया जाता है, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आपको ये भी नहीं पता कि हाल के दिनों में कोरोना वायरस, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू और बिल्कुल रिसेंटली कंजक्टिवाइटिस के केसेस में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी क्यों हुई है, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव कुमार। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि इन्फेक्शंस कैसे स्प्रेड होते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि इन्फेक्शंस की हिस्ट्री क्या है। सबसे पहला इन्फेक्शन जो रिकॉर्ड हुआ वो 165 AD में रिकॉर्ड हुआ। एंशिएंट टाइम्स में जो इन्फेक्शंस होते थे उसका मेन कॉज होता था युद्ध या व्यापार। सबसे पहला इन्फेक्शन रोमन एम्पायर में डिटेक्ट हुआ 165 AD से 180 AD तक चला और इस इन्फेक्शन को एंटोनाइन प्लेग के नाम से जाना जाता है। इसे प्लेग का नाम इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि ये क्लासिकल प्लेग था, बल्कि ये एक ग्रुप ऑफ इन्फेक्शंस था जिसे कि कॉमनली प्लेग के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया। एंटोनियन प्लेग रोम में मिडिल ईस्ट के सोल्जर्स के थ्रू आया और इसने रोम को रोमन एम्पायर के गोल्डन एज में अफेक्ट किया, जब रोम के राजा मार्कस ऑरेलियस हुआ करते थे। दूसरा रिपोर्टेड इन्फेक्शन प्लेग ऑफ साइप्रियन के नाम से जाना जाता है, जिसने फिर से रोमन एम्पायर को अफेक्ट किया। कुछ हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग यह प्लेग रोमन एम्पायर में 249 से 262 AD तक चला, जबकि कुछ और हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग इस प्लेग का टाइम ड्यूरेशन 251 AD से 270 AD तक का था। इस दौरान जो इन्फेक्शंस हुए उनमें मुख्यतः स्मॉल पॉक्स, मीजल्स और वायरल हेमरेजिक फीवर जैसे कि इबोला जैसे इन्फेक्शंस कॉमन थे। अगला इन्फेक्शन जस्टिनियन प्लेग के नाम से जाना गया, जो कि 541 AD से 549 AD तक चला और इसने पूरे मेडिटेरेनियन रीजन को अफेक्ट किया। और इसका नाम जस्टिनियन इसलिए पड़ा क्योंकि उस टाइम पर बाइजेंटाइन किंगडम के एम्परर जस्टिनियन थे और उन्हें भी प्लेग का इन्फेक्शन हुआ था, लेकिन फॉर्चुनेटली वो इस इन्फेक्शन से रिकवर कर गए और इसीलिए उनके नाम पर इस प्लेग को जस्टिनियन प्लेग के नाम से जाना गया। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या पैरासाइट किसी ह्यूमन को पहली बार कैसे इन्फेक्ट करता है, इस प्रोसेस को इमर्जेंस ऑफ पैथोजन कहा जाता है। वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रिजर्वॉयर होते हैं। इन एनिमल्स से ह्यूमन के अंदर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कुछ के अंदर ह्यूमन को इन्फेक्ट करने की टेंडेंसी ऑलरेडी होती है, जबकि कुछ अपने भीतर म्यूटेशंस क्रिएट करके ह्यूमन को इन्फेक्ट करने की टेंडेंसी जनरेट कर लेते हैं। इनमें दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं, एक जिनके अंदर ह्यूमन को अफेक्ट करने की टेंडेंसी पहले से ही होती है और दूसरे जिनमें इन्फेक्ट करने की टेंडेंसी तो नहीं होती है, लेकिन ये कैपेसिटी होती है कि वो उस टेंडेंसी को जनरेट कर ले। इन दूसरे टाइप के ऑर्गेनिजम्स को नोवेल पैथोजेंस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, HIV का वायरस मंकी से ह्यूमन के अंदर आया। इस वायरस में ह्यूमन को इन्फेक्ट करने की टेंडेंसी पहले से ही थी। हाल के दिनों में हुआ कोविड का इन्फेक्शन चमगादड़ों से ह्यूमंस में आया। चमगादड़ के अंदर जो वायरस था उसमें ह्यूमन को इन्फेक्ट करने की टेंडेंसी नहीं थी और उस वायरस ने म्यूटेशन के थ्रू ये कैपेसिटी डेवलप कर ली कि वो ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर सके। इन इन्फेक्शंस का एनिमल से ह्यूमंस में आने का एक रीजन है कि ह्यूमंस उन जगहों पर गए जहां वो पहले कभी नहीं गए थे, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई, एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हुआ, वेल्थ में इंक्रीज हुआ, ह्यूमंस की प्रॉपर्टी का साइज बहुत बढ़ा और वाइल्ड मीट कंजम्पशन बहुत ज्यादा हुआ। फॉर एग्जाम्पल, नीपा वायरस नॉर्मली बैट पॉपुलेशन में पाया जाता है। 1990s के दशक में मलेशिया और सिंगापुर में पिग फार्मिंग एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल अपॉर्चुनिटी बन गया और पिग फार्म्स का बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हुआ, जो कि
बैट्स के हैबिटेट के आसपास होने लगा। इस इंटेंस पिग फार्मिंग की वजह से बैट्स और पिग्स के बीच में कांटेक्ट शुरू हो गया और फिर नीपा वायरस का ट्रांसमिशन बैट से पिग्स में हुआ और पिग्स से उन पिग फार्मर्स के अंदर। आज से 50 से 60 साल पहले स्मॉल पॉक्स दुनिया में एक बहुत प्रेवलेंट डिजीज हुआ करती थी, लेकिन वैक्सीनेशन की वजह से स्मॉल पॉक्स पूरी दुनिया से इरेडिकेट हो गई। आज के टाइम पर कोई भी पेशेंट स्मॉल पॉक्स का पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। एक बार जब ये डिजीज इरेडिकेट हो गई तो इसके वैक्सीनेशन प्रोग्राम को भी बंद कर दिया गया। इस वैक्सीनेशन को बंद करने की वजह से स्मॉल पॉक्स तो नहीं हो रहा है, लेकिन उसी का एक डिफरेंट वेरिएंट मंकी पॉक्स के फॉर्म में ह्यूमंस को इन्फेक्ट करने लगा। किसी भी इरेडिकेटेड डिजीज के लिए वैक्सीनेशन को स्टॉप करना एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है नए वायरस के इमरजेंस का। एजिंग पॉपुलेशन पूरी दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है। एजेड लोगों की इम्यूनिटी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से कम होती है। लो इम्यूनिटी में इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इस तरह से ये ओल्ड एज पॉपुलेशन किसी भी इन्फेक्शन के लिए बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले चार्ल्स डार्विन की एक थ्योरी के बारे में समझ लेते हैं। ये थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एनवायरनमेंट में हो रहे चेंजेस के अकॉर्डिंग हर एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को एडेप्ट करता है। इन एडेप्टेशंस की वजह से ही ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने आप को बचा पाते हैं। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की और ये एंटीबायोटिक एक ब्लॉकबस्टर एंटीबायोटिक थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान लाखों सोल्जर्स की जान इस अकेली एंटीबायोटिक ने बचाई। लेकिन टाइम के साथ वो सारे बैक्टीरिया जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस एंटीबायोटिक की वजह से मर जाते थे, उन्होंने अपने भीतर ऐसे चेंजेस करने शुरू कर दिए जिससे इस एंटीबायोटिक का असर उन बैक्टीरियाज के ऊपर होना बंद हो गया और इसे ही मेडिकल टर्म्स में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को टोटली ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। इस तरह से हमने अभी तक देखा कि कोई भी नया पैथोजन ह्यूमंस को 4 वजहों से इन्फेक्ट कर सकता है। पहला, एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। दूसरा, वैक्सीनेशन का नहीं होना उन डिजीजेस के लिए जो कि एलिमिनेट हो चुकी हैं। तीसरा, एजिंग पॉपुलेशन। और चौथा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एक बार जब किसी इंसान को इन्फेक्शन होता है तो उसके आसपास ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन से वही इन्फेक्शन बहुत सारे लोगों में फैल जाता है। इस स्प्रेड के बहुत सारे रीजंस हैं। जहां पर अभिवादन के लिए हाथ मिलाने की परंपरा है, वहां पर इन्फ्लुएंजा के वायरस बहुत तेजी से फैलते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से बच्चों में इन्फेक्शन होने का बहुत बड़ा सोर्स है स्कूल्स। स्कूल में अगर किसी एक बच्चे को कोई इन्फेक्शन होता है तो वो बहुत सारे बच्चों के थ्रू उनकी फैमिलीज तक पहुंच जाता है। शहरों में आबादी की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वहां पर ह्यूमन टू ह्यूमन इन्फेक्शन स्प्रेड होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। जबकि गांव की पॉपुलेशन रिलेटिवली कम डेंस होती है, इसलिए वहां किसी भी टाइप के इन्फेक्शन के स्प्रेड होने की संभावना शहरों की तुलना में कम होती है। दुनिया को क्लाइमेट के हिसाब से हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक हिस्सा जहां पर टेम्परेट क्लाइमेट है और दूसरा हिस्सा जहां पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। टेम्परेट क्लाइमेट उसे कहा जाता है जहां पर कुछ समय के बाद मौसम बदल जाता है, जबकि ट्रॉपिकल क्लाइमेट उसे कहा जाता है जहां पर पूरे साल मौसम लगभग एक जैसा ही रहता है। अगर हम मैप में देखें तो इक्वेटर के आसपास के जो रीजन्स हैं वहां पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट है और इक्वेटर से जितना दूर होते जाएंगे टेम्परेट क्लाइमेट देखने को मिलता है। टेम्परेट क्लाइमेट में होने वाले जो भी इन्फेक्शंस हैं वो सीजनल होते हैं। एक सीजन आने पर इन्फेक्शन फैलता है और सीजन चेंज होने के बाद वो इन्फेक्शन समाप्त हो जाता है। जबकि ट्रॉपिकल क्लाइमेट में जो भी इन्फेक्शंस होते हैं वो थ्रू आउट द ईयर चलते रहते हैं। एयर पॉल्यूशन एक बड़ा थ्रेट है ह्यूमैनिटी के लिए, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के बाद सबसे बड़ी समस्या के तौर पर उभरा है। और एयर पॉल्यूशन की वजह से 2.5 माइक्रोन से ऊपर के जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर बैक्टीरियाज डिपॉजिट हो जाते हैं और ये पार्टिकल्स किसी भी ह्यूमन को इन्फेक्ट कर सकता है। ग्लोबल वार्मिंग एक थ्रेट है जिसकी वजह से बहुत सारे इन्फेक्शंस स्प्रेड हो रहे हैं। समुद्र का तापमान अगर कम होता है तो वहां पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकता है। अगर ये तापमान बढ़ने लगता है तो उसमें बैक्टीरिया और वायरस की ग्रोथ की संभावना बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कॉलरा का बैक्टीरिया विब्रियो कॉलरी लो टेम्परेचर पर डॉर्मेंट रहता है, किसी को इन्फेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर समुद्र का टेम्परेचर बढ़ जाए तो यही बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है और आसपास रहने वाली पॉपुलेशन को अफेक्ट कर सकता है। हर एक एरियाज में कुछ छोटे छोटे वेक्टर्स होते हैं, जैसे कि मच्छर या मक्खियां। ये वेक्टर्स अलग अलग बीमारियों को एक से दूसरे में ट्रांसमिट करते हैं। जैसे कि एडिस एजिप्टाई नाम का मच्छर
अर्बन पॉपुलेशन के आसपास बहुत ज्यादा पाया जाता है और इसकी वजह से डेंगू का इन्फेक्शन होता है। इसी तरीके से एनोफिलीज मच्छर गांवों में ज्यादा पाया जाता है और इसकी वजह से मलेरिया होता है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि एडीज शहरों में क्यों पाया जाता है और एनोफिलीज गांवों में क्यों पाई जाती है। एक स्टडी में ऐसा देखा गया कि एडीज को ह्यूमन बॉडी का ओडर पसंद है। शहरों में पॉपुलेशन डेंस होने की वजह से बॉडी ओडर बहुत ज्यादा होता है और इसीलिए एडीज मच्छर शहरों में ज्यादा पाए जाते हैं। दूसरा, एडीज मच्छर हमेशा ठहरे हुए पानी में ग्रो करता है। गांवों में ज्यादातर पानी बहता हुआ होता है, इसलिए वहां पर एडीज ग्रो नहीं कर सकता। एनोफिलीज मच्छर हमेशा बहते हुए पानी में ग्रो करता है और उसे डेंस पॉपुलेशन पसंद नहीं है, इसलिए एनोफिलीज का मच्छर गांवों में ज्यादा ग्रो करता है। कोई भी इन्फेक्शन एक जगह से शुरू होकर आसपास के एरियाज में जिन वजहों से स्प्रेड होता है वो है ह्यूमन बिहेवियर, पॉपुलेशन डेंसिटी, क्लाइमेटिक चेंजेस, एयर पॉल्यूशन एंड रोल ऑफ लोकल वेक्टर्स। अब चलते हैं इन्फेक्शन के लोकल से ग्लोबल स्प्रेड की तरफ। इसके 3 मेन रीजंस हैं। पहला इंटरनेशनल ट्रेवल, दूसरा ह्यूमन माइग्रेशन और तीसरा ट्रेड ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। पिछले 20 सालों में इंटरनेशनल ट्रैवल लगभग डबल हो गया है। साल 2000 में टोटल एयर ट्रैवल लगभग 2 बिलियन के आसपास था, जो कि साल 2020 तक आते आते 4 बिलियन पैसेंजर्स के आसपास पहुंच चुका है। ट्रैवल किस तरीके से इन्फेक्शन को स्प्रेड कर सकता है, इससे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। साल 2001 में 9/11 के अटैक के बाद ऐसा देखा गया कि इन्फ्लुएंजा के स्प्रेड में 60% का डिले हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 9/11 के अटैक के बाद अमेरिका में बहुत टाइम तक सारी फ्लाइट्स को ग्राउंड कर दिया गया था। फ्लाइट ग्राउंडेड होने की वजह से ह्यूमंस एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल नहीं कर पाए और इन्फेक्शन स्प्रेड ही नहीं हुआ। इस सिचुएशन को ठीक उल्टा कर दीजिए। साल 2019 नवंबर का महीना चाइना में SARS-CoV-2 यानी कि कोविड इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। पूरी दुनिया की फ्लाइट्स चाइना के साथ कनेक्टेड रहती हैं एंड विद इन नो टाइम ये वायरस पूरी दुनिया में फैल जाता है। उसके बाद की कहानी हम सबको पता है। ह्यूमन माइग्रेशन की वजह से भी इन्फेक्शन एक से दूसरी जगह पर स्प्रेड होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग रेस का जीन पूल अलग अलग होता है। कुछ रेसेस किसी स्पेसिफिक इन्फेक्शन के लिए ससेप्टेबल होते हैं और कुछ रेसेस किसी दूसरे इन्फेक्शन के लिए ससेप्टेबल होते हैं। जब अलग अलग रेस के लोग एक साथ रहने लगते हैं तो इन दोनों के बीच में जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान होता है और इस जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर की वजह से डिजीज के इन्फेक्शन का प्रेवलेंस भी बढ़ जाता है। और लास्ट में इन्फेक्शन ग्लोबल स्प्रेड होने का एक बहुत बड़ा रीजन है एनिमल और एनिमल प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 वायरस की वजह से हुआ था, उसका सोर्स भी हांगकांग और चाइना की कंट्रीज थे। 2005-06 के दौरान चाइना और हांगकांग में जो बर्ड फ्लू फैला वो पूरी दुनिया में चाइना से एक्सपोर्ट किए गए मीट और चिकन के थ्रू बाकी की कंट्रीज में स्प्रेड हुआ। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे एक नया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है और अपने आसपास के पॉपुलेशन को इन्फेक्ट करता है, फिर वो बीमारी लोकल पॉपुलेशन से ग्लोबल कैसे हो जाती है। अब लास्ट में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम इन पैथोजेंस को आने वाले टाइम में खत्म कर सकते हैं? इसका आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं। रीजन ये है कि जिस रेट से पैथोजेंस के अंदर म्यूटेशंस हो रहे हैं उस रेट से हमारे पास उनसे फाइट करने के लिए एंटीबायोटिक्स नहीं है। अगर मैं लास्ट डेवलप्ड एंटीबायोटिक की बात करूं तो आखिरी बार 1987 में एक नए ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक की खोज की गई थी। उसके बाद 36 साल बीत चुके हैं और आज तक हम एक भी नया एंटीबायोटिक नहीं खोज पाए हैं। आज के टाइम पे हम जो भी एंटीबायोटिक्स यूज कर रहे हैं वो सारे के सारे 1987 से पहले के डिस्कवर किए गए। ऐसे में जब हम इतने लंबे टाइम तक एक नई दवाई नहीं खोज पा रहे हैं और ऑर्गेनिजम्स अपने आप को दिन पर दिन डेवलप करते जा रहे हैं, ह्यूमंस के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है कि कैसे वो इन चैलेंजेस से निपटेगा। थैंक यू।